नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हम हैं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का अगला चैप्टर जुडिशरी को बढ़िया से एकदम खत्म कर देंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में ये पूरा का पूरा वीडियो आपके जुडिशरी का जो है वन शॉट होने वाला है ना। एक ही बार में पकड़ा जाएगा। छठवां चैप्टर जो है अरे लेजिस्लेचर हो ही गया, एग्जीक्यूटिव हो ही गया, अब बचा जुडिशरी। भाई सरकारें के ऊपर चर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट में हम लोग एग्जीक्यूटिव का अच्छे से देख ही लिए, लेजिस्लेचर के बारे में अच्छे से बात ही कर लिए। अब बचता है जुडिशरी और इस वीडियो में 1-1.5 घंटा आपका और लगेगा। इतने में आपका पूरा का पूरा जुडिशरी आपके जबान पे हो जाने वाला है। सारी चीज़ें एकदम मस्त चिर फाड़ के रख दिया जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। तो फटाक से अपना कॉपी किताब उठाइए, हेडिंग लगाइए जुडिशरी का, साथ साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। जानते ही हो ना, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए जुडिशरी। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे सरकार की, ठीक है, चर्चा हो रहा था सरकार का, गवर्नमेंट का। हमें एक चीज ये पता चल गया था कि जो सरकार है ना यार, उसके कुछ पिलर्स हैं। एक थी विधायिका, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एक है कार्यपालिका जो उसको फॉलो करवाती है, और एक है जुडिशरी जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भैया, जुडिशरी है। कहाँ है जुडिशरी? अरे वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज जितने हैं, ये सारी चीज जुडिशरी में आपको देखने को मिलते हैं। अब ये है न्यायपालिका, जहाँ पर हमें मिलता है न्याय। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। तो देखो यार, जुडिशरी एक ना एकदम मस्त खुल्लम खुल्ला बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है सरकार की, जो कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से सबको न्याय प्रोवाइड करती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इससे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। अपना मस्त अपना जो है बिंदास बॉडी है। क्या करती है? जो कानून बने हैं, जो नियम कानून बने हैं, उसके आधार पर सबको ये न्याय वगैरह देने का काम करती है। यहाँ पर कुछ कोर्ट्स के सिस्टम है जो कि कानूनों में अपना भाई काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। पूरे सिस्टम को बढ़िया से चलाने के लिए लोगों का जो है देख रेख यहाँ पर होता है। ये सारा फंक्शनिंग आपके जुडिशरी में हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखा जाएगा। चलिए भैया, मतलब न्यायपालिका का क्या है कि कानून है, कानून को देख करके सबको न्याय देना है और देखना है कि कोई लोग भैया सब अपने लिमिट में रहे, है ना, सब अपना काम जो है बढ़िया से कर रहा है कि नहीं। ये सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पर ये सारे जो है कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, यहाँ पर इनकी चर्चा होती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है सबसे पहले आपके इस चैप्टर में कि हमें जुडिशरी की ज़रूरत क्या है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है देखे, तो वैसे ही यहाँ पर देखना है कि हमें जुडिशरी का क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब जुडिशरी का क्या ज़रूरत है, उसके लिए कुछ सिस्टम समझिए कि जुडिशरी करती क्या है। तो जुडिशरी एक सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि अगर कोई सोसाइटी या कोई समाज के बीच में कोई कांड हो गया, या फिर कोई समाज और किसी अकेले बंदे के बीच में जो है बवाल हो गया, या फिर किसी बंदे और सरकार के बीच में कोनो जो है सरकार के बीच में प्रॉब्लम हो गया, किसी भी इंडिविजुअल से, कोई समाज से लफड़ा चल गया, कोई इंडिविजुअल का अकेले ही में कोनो बाजी बजा कर लिया तो कोर्ट में मैटर चला जाएगा, कोई समुदाय एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, तो मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, तो वो सारी चीज़ों को ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि क्या करेगा, कानून के हिसाब से जो है इसको पूरा रिजॉल्व करेगा, कानून के हिसाब से अपना पूरा सिस्टम देख लेगा। मतलब तुम मारी मारा करके चले गए, तब उसमें फैसला कौन देगा? भाई तुम माँ ईटा उठाए मार दे, खोपड़ी फाड़ गया कोनो का, अब भाई अब तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ होगा ही, तो अब ट्रायल में जाएंगे आप। ठीक है, पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर आपको जो भी सुनवाई देगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे आगे, तो फिर आगे आप जाएंगे हाई कोर्ट में, वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिला तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जा करके आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है भाई, कानून के हिसाब से आपको न्याय मिलाने का, आपको न्याय दिलाने का जो है यहाँ पर काम होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर किसी क्या क्यों चाहिए हमें जुडिशरी? भैया दो मिला बाज गए, उनका मैटर कौन समझाएगा? दो समुदाय बाज गया, उनका मैटर कौन सुलझाएगा? पूरा दूठो राज्य बाज गया, सरकारें दो सरकारें बाज गई, अब बताओ कौन सा करेगा सिस्टम? तो इसके लिए एक व्यक्ति से तो चलेगा नहीं ना कि अब घरे का झगड़ा तो है नहीं कि भैया रहने दो, तुम उधर जाओ ऐसे करके सुलझा दोगे, खचा जाएगा आदमी, पावर नहीं रहेगा तो, है ना। कैसा आता है झगड़ा में कूदे के 20 फाइट अपना ही मुँह पे खा के आ जाता है। तो ये वाला सीन नहीं हो, इसलिए एक पूरी मैकेनिज्म है जो इस चीज को बिंदास तरीके से कर सके। पहला कारण तो ये। दूसरा कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में ना सिस्टम बदल जाए, ये भी सिस्टम कौन देखता है? आपका जुडिशरी देखता है। ऐसा ना हो कि सरकार में बैठे हैं, हम बन गए मान लो प्रधानमंत्री, और लगे कहने कि ना 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 अब चलेंगे डिक्टेटरशिप, अब हम बनेंगे राजा, पूरा सिस्टम में बदल करके रख दिया जाए। तो ऐसा ना हो
कि डेमोक्रेसी से चला जाए, राजतंत्र वाला सिस्टम हो जाए, है ना, क्या भैया लगा राजा वाला राज हो होने, तो वाला सिस्टम ना हो, इसके लिए भी जुडिशरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ कारण है। आगे बढ़ा जाए तो इनका प्रिंसिपल रोल, इनका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है कि ये कानून को मेंटेन करें, और कानून की जो शक्ति है, कानून का जो मेंटेनेंस है कि भाई लागू है, उसका भी कुछ पावर है, उसका भी कुछ गरिमा है, उसको मेंटेन करके रखना कि सब कुछ नियम कानून के द्वारा किया जाए, ये जो है मेन रोल इनका आ जाता है। ये हर एक अकेले व्यक्ति का, सभी इंडिविजुअल का जो है, जो अधिकार है, जो फंडामेंटल अधिकार है, जो बाकी के अधिकार है, उसको एक तरीके से सुरक्षा करता है कि ऐसा कोई छीन न ले। अब जैसे आपको कोई आकर के कहेगा लगा दबाव बनाने, सपोज करो ऐसा कोई बॉडी वॉडी नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होता, पुलिस कचहरी कोर्ट नहीं होता, क्या होता, आपके गांव में जो भी दबंग टाइप के हैं आ जाएंगे बिहाने बिहाने, ए भैया चलो ज़मीन खाली करो, निकलो निकलो नहीं तो ताक देंगे 10 ठो यहीं पे, तो ऐसा मैटर हो जाता। तो ये सब अब इस समय है कि खट से 100 नंबर निकाल लेंगे, फ़ोन करेंगे कि हाँ भैया फलाने फलाने जगह मैटर फंसा है, आ जाइए, तो पुलिस वाले आ जाएंगे। वहाँ मैटर नहीं सॉल्व होगा तो आगे जाकर के कोर्ट कचहरी में मैटर फंसेगा। और भाई इतना होने के बावजूद ये सब सिस्टम, कितना बुरा बुरा स्थिति देखने को मिलता है। आप सोच करके देखिए, अगर ये सिस्टम नहीं रहता तब भगवान जाने क्या स्थिति होता, तब तो पूछना हो नहीं जाते, सब ऐसे ही रहते देते खटाक से, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना हो, ताकि एक जो अकेला व्यक्ति है इसका सारा अधिकार वगैरह सुरक्षित रहे, ठीक है, कोई इसको मतलब एकदम इसके ऊपर हावी ना हो। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी जरूरी है। और अगर कुछ कानून के बीच में भैया मैटर लफड़ा फड़ा होता है तो उसको जो है इनका बढ़िया से शांत करने का भी काम जो है आता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन रोल्स हैं जिसकी वजह से हमें जुडिशरी की जरूरत होगा। और अगर न्यायपालिका नहीं रहेगी, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं रहेगा, तो ये भय आदमी के अंदर से खत्म हो जाएगा, कुल मनमानी करने लगेंगे। आगे बढ़िए तो दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, हम जुडिशरी, चलिए पता चल गया जरूरत क्यों है। अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, एक स्वतंत्र जो है जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड ना रहे, क्या है ऐसी न्यायपालिका हमें कैसे मिलेगी। तो कैसे मिलेगी इस पे आते हैं। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये जो दोनों भाग हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनका कोई भी रोल जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि जज साहब अपना फैसला देने आ गए हैं, तब फोन आ गया मंत्री साहब का कि अरे जज साहब तो नहीं फैसला बदल दीजिए, ये वाला सिस्टम ना हो पाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का जो है जो दबाव है या फिर कोई भी बाधा ये लोग एक जज के फंक्शनिंग में, जुडिशरी के फंक्शनिंग में ना रख सकें, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी रहेंगे तभी इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। आगे कोई भी सरकार को इनके डिसीजन में, ठीक है, किसी भी जज के, किसी भी कोर्ट के डिसीजन में कोई सरकार इंटरप्ट नहीं करेगी कि ये सरकार का ये फैसला आ गया तो इसको बदल दिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हो तो एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सकती है। आगे बात किया जाए तो जज साहब हैं जो वो अपना डिसीजन बिना किसी भय के, बिना किसी को सपोर्ट करके दें, तब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का महत्व समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि आ गए ये चचा के लड़का आ गए फंसे हुए हैं तो उनको जज साहब बोल देगा जाओ बचवा, इसके लिए भी सब सिस्टम है कि उस कैडर में उनको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ऐसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो सिस्टम है वो बना रहेगा और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़े तो क्या वो रास्ते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रोटेक्ट करके रख सकें, प्रोवाइड कर सकें, उसके रास्ते क्या क्या हैं, कैसे रहेगा सिस्टम तो जो है ये पूरा बढ़िया बना रहेगा। सबसे पहला क्या है कि लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेजिस्लेचर कोई भी हस्तक्षेप ना करे अपॉइंटमेंट में जजेस के, समझ रहे हैं ना, हस्तक्षेप नहीं करेगी तो फिर कोई मैटर नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि किसी भी जज को उसके पॉलिटिकल ओपिनियन पे या फिर उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट पे, उसकी पॉलिटिकल मेंटेलिटी पे कि वो क्या है पॉलिटिकली, उसका भाई सोच क्या है, उस हिसाब से उनको जज करके अपॉइंट न किया जाए। आगे बढ़ेंगे तो जजेस का जो टेन्योर होता है, जो जजेस का जो कार्य करने का जो समय होता है उसको फिक्स रखा जाता है ना। भाई ऐसे भय नहीं रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि आप काम करिए और आप डेरायल हैं कि अरे इसको सज़ा दे देंगे तो ये आपको भर में सज़ा दे देगा, ठीक है, तो ऐसा डर ना हो, ऐसे भयभीत ना हो, इसलिए ना बिंदास रहते हैं कि लो भैया सेंटेंस टू डेथ दे देंगे, काम तमाम हो जाएगा, मट्टी पलीत कुल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा सीन हो तो भाई अब नौकरी फिक्स रहेगा तब ना चौड़ में रहेंगे, नहीं तो पता चला
कि भैया यहाँ लिख रहे हैं कि तुमको सजा दे देंगे, क्लास के मॉनिटर वाला हाल हो जाएगा, क्या तो नाम लिख करके पिटवा दिए और जा करके कुल बोरे 10 मिला घेर करके उसको मार दिए कि आओ क्लास का मॉनिटर बनत रहा। तो ये वाला सीन ना हो जाए, तो भाई इसका जो है फिक्स टेन्योर होना चाहिए। आगे चल करके बात करेंगे तो इनके अपॉइंटमेंट में इनके पॉलिटिकल ओपिनियन को ना देखा जाए, ना ही लेजिस्लेचर जो है इसमें कोई अपना हस्तक्षेप करे, तब आनंद आएगा। तब ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इनको रिमूव करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। अब भाई कैसे एक बंदा जैसे हम हैं, हमारे ऊपर कोई हमको डरे नहीं रहेगा, कोई हमको फियर नहीं रहेगा, तो हम बिंदास रहेंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो हम एक इंडिपेंडेंट होकर के अपना एक काम करेंगे। नहीं तो नोचने चौथने वाले होंगे तो कोई इधर से बोलेगा कुछ करिए, कोई इधर से बोलेगा कुछ करिए, तो ऐसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भयभीत होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो ये कुछ रास्ते चाहिए होंगे। आगे चल करके बात करेंगे तो ये लोग एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात होती है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में कुछ चीज़ें आएंगी तो भैया सज़ा मिल सकती है, उसका कुछ एक नियम कानून है जिसको आपको भंग नहीं करना है। आगे बढ़ें तो पार्लियामेंट का यहाँ पर जो है उतना महत्वपूर्ण जो रोल है कि वो कुछ डिस्कस कर सकें कोई जजेस के कंडक्ट में, कोई जजेस के क्षेत्र में, खाली रिमूवल को छोड़ करके। हाँ, वो लोग रिमूवल करवा सकते हैं जज का, ठीक है, तो उसमें वो लोग मैटर छेड़ सकते हैं। बाकी और किसी भी चीज़ में संसद वहाँ पर जुडिशरी के फील्ड की कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं कर सकती। हाँ, खाली रिमूवल में वो लोग थोड़ा सा बातचीत अपना कर सकते हैं। तो ये सीन है। अभी 2 मिनट में देखिए क्या चीज़ का बात किए। देखो, सरकार 3 भाग में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हम लोग। जुडिशरी का बात हो रहा है, ये एक अपनी स्वतंत्र बॉडी है जो कि कानून के हिसाब से सबको न्याय देती है, ठीक। अब कैसे न्याय देगी, क्या तरीका है, ये स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रहने का सबसे पहला तरीका कि भाई दोनों जो है इसके ऊपर कोनो प्रेशर ना बनाए, और प्रेशर नहीं बनाएंगे तभी तो सिस्टम होगा। अब जुडिशरी करती क्या है, हमको जुडिशरी का ज़रूरत क्या है। अब भाई तुमको पंखा का क्या ज़रूरत है, तुम उसका इस्तेमाल बता दो कि अरे हर 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 हवा देता है, नींद लगता है अच्छे से, तब ना। तो भाई जुडिशरी का क्या काम है, अरे कोई अकेले 2 मिला बाजे हो, कोई समुदाय बाज गया हो, कोई 2 स्टेटें बाज गया हो, चाहे सरकारें बाज गई हो, तो सरकार मतलब किसी से भी किसी का भिड़ंत हो गया हो, डिस्प्यूट हो गया हो, तो उसको सुलटाने के लिए कौन है, जुडिशरी है। नहीं तो कोनो चच्चा को देंगे कि अरे बच्चों तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, चच्चे को धुन धुन करके चल देंगे, सब चच्चा मुँह सुझाए बैठे होंगे कि अरे मार देना सुन। तो इसलिए एक जो है बॉडी की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे तो इसका कैसे स्वतंत्र रहे जुडिशरी, तो जुडिशरी स्वतंत्र रहने के कुछ तरीके हैं। क्या क्या थे कि कोई भी सरकार उनके डिसीजन में इंटरफेयर ना करे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है इसके फंक्शनिंग में ना कूदे, अपने दायरे में रहे। आगे चल करके बात करें तो जज का जो डिसीजन है, कोई भी जज अपना डिसीजन ले रहा है, फैसला सुना रहा है, तो कोई डर करके किसी के फेवर में किसी को सपोर्ट करके जो है नहीं करे, तब जा कर के ये सिस्टम आपको सही से देखने को मिलेगा। आगे चल करके देखेंगे तो वही बात यहाँ पर कि कुछ कुछ तरीके हैं कि लेजिस्लेचर का और कोई भी जज का पॉलिटिकल ओपिनियन ना देखा जाए उनके अपॉइंटमेंट में। जज का जो है समय जो कार्यकाल का रहेगा वो फिक्स रहता है। इनका रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पार्लियामेंट इनके कोई भी मुद्दों में छेड़छाड़ नहीं करेगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक चीज़ होता है जो कि इनके दायरे में रह करके भी आपको कोई काम वगैरह करना है। अब आ जाते हैं कि जो जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर एक कहानी भी आगे चल करके हम देखेंगे ये सारा चीज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करें तो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं एकदम, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट है उन्हीं को क्या किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो सर्वोत्तम रैंक है। ठीक है, जुडिशरी का सर्वोत्तम सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ऑल ओवर इंडिया पूरा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कहते हैं। तो अब ये पहले का प्रथा क्या था कि हमको मान लो जज बनाना है, तो अब प्रेसिडेंट से डिस्कशन कर लिए, जो सीनियर मोस्ट थे उनसे डिस्कशन हो जाता था, और जो सीनियर मोस्ट है उनको हम सीजीआई बना देते थे। ठीक, तो कहानी तो ये चल रही थी, लेकिन ये 2 बार गड़बड़ा गया। ठीक है, ये जो कन्वेंशन था कि जो सबसे सीनियर रहेंगे उनको बनाया जाएगा, ये 2 बार टूटा। एक बार एएन रॉय को अपॉइंट कर दिया गया, कब, आपके 1973 में। कहानी क्या थी कि हम उन्हीं को जज बनाएंगे जो सबसे सीनियर मोस्ट हों।
तभी भाई उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लायक रहेंगे। तो ये कहानी 2 बार भंग होती है। एक 1973 में एएन राय, जस्टिस एएन राय को बना दिया जाता है, क्योंकि 3 लोग और थे इनसे सीनियर मोस्ट थे, लेकिन बना दिया गया इन्हीं को। आगे चल करके दूसरा होता है 1975 में, जब जस्टिस एमएच बेग को बना दिया जाता है। आपके किनके जगह पर जस्टिस एचआर खन्ना रहते ही हैं, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट ये थे एचआर खन्ना जी, लेकिन इनके जगह पर दूसरे को बना दिया गया। तो ये कुछ कन्वेंशन है जो कि हुए थे, है ना। आगे चल करके देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज, देखिए हमने भी बात किया सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं उसके बाद अपना डिस्कशन करके जो है उनको जो है नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बन गए, जो सीनियर मोस्ट था चलो वो बन गए। अब जो आप सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है आपके उन्हीं सीजीआई के जो है कंसल्टेशन पे बन रहा है। अब बात यहाँ पर क्या फंसती है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, दोनों लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं भाई ये जो है इनको बनना चाहिए। अब वहाँ पर बात किसका माना जाए, प्रेसिडेंट का बात माना जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात माना जाए। भाई दोनों लोग अपने में आपस में सर्वोत्तम। अब बात किसका माना जाए कि हम चीफ जस्टिस, भाई कंसल्टेशन तो हो रहा है कि नहीं इनको बनाते, तो वहाँ पर ऐसा कुछ हस्तक्षेप ना आ जाए, ऐसा कुछ लोग डिसएग्री ना करने लगे, तो इसके बाद एक कोलोजियम बनाया गया। क्या बनाया गया, कोलेजियम बनाया गया। यहाँ पर सीजेआई के साथ साथ 4 और सीनियर जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के विषय पे। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट के विषय पे चर्चा करेंगे और फिर जा करके अपना डिस्कशन होगा, जो कॉलेजियम रिपोर्ट देगी, जिसको चुनेगी वो जा करके अपना जज के रूप में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीनियर मोस्ट बंदा उसको बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है डिस्कशन करके, किनके साथ डिस्कशन करके, आपके जो सीजेआई हैं और 4 सीनियर जो जजेस हैं, कॉलेजियम बना करके बन जाता है। और बाकी हाई कोर्ट वगैरह का भी सीजीआई जो है वहाँ के चीफ जस्टिस से अपना बातचीत करके, कंसल्ट करके जो है अपॉइंट कर देते हैं। आगे चल करके बात करें तो जजेस का रिमूवल कैसे होता है। अब देखो, कोई भी जज को हम तभी हटा सकते हैं जब हमारे पास चौचक सबूत हो उनके मिसबिहेवियर का, चौचक सबूत हो कि वो कुछ कांड किए हैं, वो कुछ गलती किए हैं। मतलब एक तगड़े ग्राउंड पे, एक तगड़े जो है सबूत के साथ हम ये चीज़ को ला सकते हैं कि उनको हटाया जा सके। अब जो मोशन आता है कि हमें जज को हटाना है, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होना चाहिए, तभी वो जज का भाई रिमूवल होगा। अब मान लीजिए जज का अपॉइंटमेंट तो देख लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संपर्क करके कॉलेजियम अपना निकाल देती है। हटेंगे कैसे, तो हटने का सबसे पहला कि सबूत होना चाहिए तगड़ा, मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का। ठीक है, कि भाई सिस्टम इनका नहीं सही था, तो इसके लिए जरूरी है, ज़्यादा चीज़ चाहिए। अब आगे चल करके बात करें तो जो मुद्दा है कि इनको, ये भाई साहब ये जज है, इनको हटाना है, तो अब होगा क्या कि जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों जगह में इस मुद्दे को स्पेशल मेजॉरिटी जब तक नहीं मिलेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, तब तक ये इनका इम्पीचमेंट, इनका जो है रिमूवल नहीं होगा। और स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि 3 में से 2 हिस्सों का जो है वोट आएगा, तब तक 2/3 मेंबर जब वोट करेंगे और ये वाला सिस्टम आएगा, तब जाकर के उनका रिमूवल होगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी जो है ये कहलाती है। आगे चल करके यहाँ पर एक कहानी दी जाती है रिमूवल की, तो अनसक्सेसफुल है ये रिमूवल, जो है नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल स्टोरी है। किनकी है, जस्टिस रामास्वामी की है। जस्टिस रामास्वामी जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे और चीफ जस्टिस थे किसके, हाई कोर्ट के। अब इनके साथ होता क्या है कि 1991 में इनके पे आरोप लगता है। 108 मेंबर जो है संसद के, वो क्या करते हैं कि अपना रिजोल्यूशन साइन करते हैं कि जस्टिस को जो है हटाना चाहिए। अब कितने व्यक्ति है यहाँ पर, हो क्या पाता है कि उस समय काफ़ी लोग एब्सेंट थे, काफ़ी लोग जो है उस कार्यकाल में आए नहीं थे। अब मेजॉरिटी तो देखो, जितने लोग वहां पर प्रेजेंट थे उनमें तो 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी बन गई। तो अब जो क्या हुआ कि वहां पर जो जस्टिस रामास्वामी हैं, इनके ऊपर आरोप किस चीज़ का लगा था कि ये कुछ फंड वंड का मैटर था, कि लोग कुछ पैसा वैसा में जो है कोई फंड वंड में गड़बड़ी अपना किए हैं। तो अब इनको हटाना था, तो हटाने के लिए हमें पता है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब चूंकि वहां पर सब लोग आए नहीं थे,
आए थे, कुछ ही लोग, ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे। तो 2/3 मेजोरिटी जितने लोग प्रेजेंट थे उनका तो मिल चुका। लेकिन भाई हमें 2/3 मेजोरिटी किसका जाता है? टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजोरिटी चाहता है। अब जितने लोग एब्सेंट थे तो फिर वही वाला सीन हो गया कि रिमूवल जो है अनसक्सेसफुल रहा। क्यों अनसक्सेसफुल रहा? क्योंकि हमें 2/3 मेजोरिटी, तो अब मान लो यार 100 हैं, 100 लड़का हैं पढ़ रहे हैं, आए खाली 10 मिला, और 10 मिला के दम पर तो भाई वोटिंग तो नहीं ना हो जाएगा जब तक 100 मिला नहीं आएंगे। तो बस सेम सिस्टम है कि काफ़ी लोग नहीं आए थे जिसकी वजह से 2/3 मेजोरिटी खाली वहाँ के बैठे लोगों का हुआ, ठीक है, और टोटल स्ट्रेंथ का नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से ये वाला जो रिमूवल है वो अनसक्सेसफुल रहा। ये छोटा सा बात है जुडिशरी का, है ना। तो फटाफट से एक एक बार क्या करिए, वहां से उठाइए, एक एक बार बोल दीजिए, अब वह बोल दीजिए चट से कि जो जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका क्या है, हमें क्यों जरूरत है, ये एक स्वतंत्र जुडिशरी का मतलब क्या होता है, फटाक से बोल दीजिए, और क्या तरीका है कि जुडिशरी को जो है स्वतंत्र रखा जा सके, और जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, जजेस कैसे रिमूव होते हैं, और यहाँ पर अनसक्सेसफुल रिमूवल का स्टोरी का जो है तो सब बात कर लीजिए। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए, फिर मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारे जुडिशरी का जो है चर्चा हो गया। अब आगे बढ़ा जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपके जुडिशरी का स्ट्रक्चर, जो हमारे भारत में, जो हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो है पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, समझे ना। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके अंडर में हाई कोर्ट, फिर उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ये आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैसा स्ट्रक्चर है जुडिशरी का? भाई हम तो जानते हैं जुडिशरी के नाम पे जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है। तो हम लोगों क्या है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके हम सब पे बात करते हैं। हम अगर सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कर ले तो देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने का, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने अपील करते हैं, जैसे देखो कुछ कांड हो जाता है, ठीक है, कोई मैटर हो जाता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपने जिला में जो कोर्ट है वहाँ गए, याचिका दायर कर दिए, उससे पहले सब FIR वगैरह का काम हो गया, तो मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिस्टम चला गया, वहाँ पे कुछ फैसला सुनाया गया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ भी कुछ फैसला हुआ जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर भी वो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अंततः सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो रहेगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा वो आपके हाई कोर्ट पे भी लागू होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी लागू होता है। आगे ये जो है हाई कोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कोई भी कोर्ट से केसेस को अपना ट्रांसफ़र या फिर मूव कर सकते हैं। ये पूरे इनकी जो है प्रायोरिटी होती है, पूरा इनका पावर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग हाई कोर्ट का चर्चा कर लेते हैं तो गुरु हाई कोर्ट, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर जो है अपील वहाँ से जो है ये ले लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है जाने चला जाता है। अब लोअर कोर्ट से तो ये अपील सुनता है, क्या भाई मैटर क्या हुआ उसको देखता है, एक्सेप्ट करता है। आगे ये लोग रिट्स को इशू करते हैं। रिट्स आप लोग जो है सेकेंड चैप्टर में अपने, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि कोर्ट के जो होता है वो रिट इशू करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस क्यू वारंटो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो सब हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके थे, कौन कौन से भी रिट है, ठीक है ना, प्रोहिबिशन वगैरह। आगे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग रिट्स वगैरह, जैसे आपका कोई है कि आपके कोई फंडामेंटल राइट को भैया उल्लंघन कर दिया है ना, आपका है कि भाई नहीं सब समाज में बराबर जिएंगे, कौन आपसे आके गुंडाई करने लगा, ही करने लगा, आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है कोई, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा अगर कोई बात करने लगता है तो फिर आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो लोग रिट इशू करेंगे उस जो है चीज़ पे। आगे अगर बात किया जाए तो इसके नीचे जो भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट इसके नीचे जो भी कोर्ट्स हैं, इसके ऊपर अपना जो है कंट्रोल, अपना एक पूरा सुपरिटेंडेंस जो है वो बना करके रखता है, अपना पूरा कामकाज जो है नीचे का सारे कोर्टों में से हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए तो ये क्या करता है, केसेस जो कि स्टेट के जुरिस्डिक्शन में होते हैं, राज्य के जुरिस्डिक्शन में होते हैं, उस पर्टिकुलर के अपने रीजन में जो है वो हाई कोर्ट का फैसला जो है मान्यता रहता है। अपना भाई रीजन, सबका रीजन अलग अलग बटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया देखता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। तो वही अपने हाई कोर्ट जो है उनके खुद के एक सिलेक्टेड जुरिस्डिक्शन है, वो अपने ही जुरिस्डिक्शन में अपने ही दायरे में
रह करके वो लोग काम करेंगे ताकि सारा सिस्टम सही से चले। अब इसके नीचे जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे केसेस जो कि ज़िले में हो रहे हैं, हाई कोर्ट ऐसे केसेस जो कि राज्य में हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस जो कि पूरे राष्ट्र में हो रहे हैं, पूरे नेशन में हो रहे हैं, वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। यहाँ पर जिला का जो पूरा कहानी है कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा। अब जो भी डिसीजन अपील वगैरह यहाँ पर किया जाता है, पहले स्टेज पे आप गए, आपका एफआईआर वगैरह हुआ, फिर मामला चला जाता है कोर्ट में, वहाँ पर सज़ा सुनाई जाती है कि क्या हुआ, क्या कैसे होगा, क्या सिस्टम होगा। तो एक आपके पास अगर वहाँ पर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। नहीं हुआ, वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिला, तो लास्ट दरवाजा आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। वहाँ से जो डिसीजन आ गया वो सबको मानना पड़ेगा। ये सिस्टम देखने को मिलता है। अब आगे बात किया जाए तो जितना भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह का होता है, कोई भी कोई को चाकू मार दिए, कोनो छिनैती कर लिए, कोनो डाकू डाल रहे हैं, ठीक है, दंगा फसाद कर रहे हैं, मार के खोपड़ी उड़ा दिए। अब भाई जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। या जितना भी कांड होता है सब अपील यहाँ पर सुना जाता है। यहाँ पर एक आगे चल करके सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में होता है, जो जैसे कि सिविल क्रिमिनल नेचर के इस सब के बाद का भी अलग से कंसिडरेशन वगैरह हो जाता है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। तो बेसिकली क्या सिस्टम है, अगर कुछ कांड होता है, एफआईआर वगैरह हुआ, वहाँ से सिस्टम आगे चल करके पेश किया जाता है आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर, ठीक है। 24 घंटे के अंदर सारा सिस्टम होगा, फिर वहाँ पर जाकर के सुनवाई होगी। अगर जिस हिसाब का माहौल है उस हिसाब से केस चलेगा। केस चलने के बाद फिर उस पर डिसीजन आएगा, उस पर आपको संतुष्टि मिली। अब वो समय के ऊपर है, वो केस के ऊपर है, कितना उसमें टाइम वगैरह लगता है, ठीक है। उसमें आपको डिसीजन से आप संतुष्ट हैं तो संतुष्ट रहिए, फिर तो कोई बात नहीं है। नहीं संतुष्ट हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ भी ये सिस्टम होगा, वहाँ भी दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, देखा जाएगा। पहले इन्हीं की डायरेक्टे चलने लगेगा केस, पहले ही थोड़ा सा जो वकीलों के अपने अंदर में ही बातचीत हो जाता है कि नहीं भाई हाई कोर्ट में ये चीज़ को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब पता चले बेबुनियाद केस है, साफ ही समझ में आ रहा है कि ये बंदा चाहे रेप किया हो, ये बंदा चाहे मर्डर किया हो, ये बंदा चाहे छिनैती उनैती किया हो, अब साफ पता चल रहा है कि नहीं भाई इसी का दोष है। अब फिर उसको हम झेला दिए हाई कोर्ट में ले जा करके। तो अगर कोई बुनियाद, कोई बेस नहीं रहेगा तो वहाँ से वो फिर ये जो अपील है उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। और अगर कोई बेस है, ये अपना वकील जो है अपना सलट लेते हैं, मामला सलट लेते हैं कि नहीं इस बेस पे हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बेस होगा, कोई कारण होगा तो सुना जाएगा, नहीं तो अपील को भी खारिज किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला हुआ, वहाँ से भी नहीं संतुष्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो दरवाजा है वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब इनके कुछ ज्यूरिसडिक्शंस हैं। क्या क्या ज्यूरिसडिक्शंस हैं यहाँ पर आप 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला ओरिजिनल, कुछ रिट हैं, कुछ एपेलेट हैं और एडवाइजरी हैं। ये इनके कुछ ज्यूरिसडिक्शंस हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो, अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ मैटर हो जाता है, तो वो इनको सॉल्व करेंगे। किसी भी दूसरे स्टेट में अगर कोई भी ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है तब पर भी वो इनको सॉल्व करते हैं, जो भी डिस्प्यूट हुआ हो। आगे ये लोग रिट इशू करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही से पढ़ रखे हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी, क्यू वारंटो, ये सारी चीज़ें हैं ना। किसी को क्वेश्चन करना, कोई कहाँ लिए, किस रीजन से है, कहाँ जेल गया, किस रीजन से जेल गया, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। कि इसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, कोई चीज़ को रोकना, प्रोहिबिशन वाला कि नहीं भाई पहले ही केस नहीं चल रहा है उसको प्रोहिबिटेट कर दें, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है हम लोग पहले ही से देखे हुए हैं। बेसिक आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसके, कोई भी इंडिविजुअल को, ये सब इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। एपेलेट का हम लोग बात कर लें तो ये लोग अपील्स को जो है, जो लोअर कोर्ट में या तो सिविल में सिस्टम होता है या तो क्रिमिनल में सिस्टम होता है। आप लोग हिंदी में भी दीवानी वगैरह ऐसे करके सुने होंगे। अब 2 सिस्टम है। जितना भी पैसा रुपया वाला ज़मीन जायदाद में है, कोई मान लीजिए जितना ज़मीन वगैरह का मैटर हो गया, बिजनेस रिलेटेड मैटर हो गया, पैसा के रिलेटेड मैटर हो गया, कोनो ज़मीन आपका कब्जा कर लिए, कोनो घर कब्जा कर लिए, कोनो बिजनेस में कॉपी पेस्ट मार दिए आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। और क्रिमिनल वाले में कोई भी भाई क्रिमिनल ऑफेंस जितने भी हैं, कोई मार काट से लेकर के जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो सब का यहाँ पर अपील वगैरह भी जो है होता है और ट्रायल वगैरह चलेगा, फिर आपको उस पर डिसीजन देखने को मिल जाता है। आगे बात किया जाए तो इसका एडवाइजरी भी है। एडवाइजरी भी आता है कि ये जो है प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, नियम कानून पे। अब यहाँ पर मैटर फंसेगा कि ना ही प्रेसिडेंट को ये, मतलब भाई प्रेसिडेंट है, उनको कुछ सिस्टम देखना है तो वो जानकारी सलाह ले सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, जुडिशरी से सलाह ले सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जुडिशरी कोई सलाह दे दे तो उनको मानना ही मानना है।
ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये लोग लीगल एक सपोर्ट कर सकते हैं, लीगली कोई चीज़ को उनको जो है क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिलेगी, आर्टिकल 137, आर्टिकल 144। 137 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर ले। अब देखिए, हो सकता है अलग अलग बुनियाद पे अलग अलग जगह कुछ मैटर अलग हो और कोई संतुष्ट नहीं हो, चाहे किसी भी जो केस है उस पर कोई डिसीजन हो गया है, फैसला वैसला हो गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 137 से कि कोई भी अपने दिए हुए जजमेंट को, किसी भी जजमेंट को वो रिव्यू कर सकती है, फिर उसके ऊपर भी अपना जो है आदेश सुना सकती है। दूसरे आर्टिकल का हम बात करें, आर्टिकल 144, तो यहाँ पर बात होता है कि सारी अथॉरिटी, सिविल और जुडिशियल जो भी सिस्टम है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इसके एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों का काम होगा। ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा मुख्यतः है यार पूरे नेशनल लेवल पर, वही सर्वोच्च जो है न्यायालय हमारा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ जुडिशरी और राइट्स के बारे में बात कर लें तो आर्टिकल 32 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर कोई का भैया फंडामेंटल राइट वाइट कोई छीन रहा है, राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, और कोई आकर कर रहा है करे तुम हो तुम हमारे बराबर के नहीं हो, मतलब ऐसा भाव कि राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट है, मान लो इसका रिलीजन का फिर फ्रीडम जो है, फ्रीडम वाला आपको फंडामेंटल राइट है, कोई आपको प्रचार प्रसार से मना कर दिया, कुछ ऐसा बवाल दंगा हो गया, तो उसके लिए भी आप सीधे जाकर के आर्टिकल 32 के तहत सीधे भैया सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाइए, वहाँ जाकर के आप अपना रेट इशू करवा सकते हैं। वहाँ पर जाकर के कह सकते हैं कि देखो यार भाई अब रक्षक कौन है, फंडामेंटल राइट का जितने नियम कानून उनके रक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो अब आप जाकर के वहाँ पर कह सकते हैं कि देखा भैया हमारा कानून जो है वो छेड़ा गया है, आप इसको समझिए। वैसे ही आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी पावर है रेट को इशू करने का, जो कि इसी के 226 के आर्टिकल के अंदर आ जाते हैं। रेट्स यहाँ पर आपके 5 हैं। ये रेट्स क्या होते हैं तो आपको समझा दें कि देखिए कोई भी कांड होता है तो कोर्ट्स के पास रेट्स इशू करते हैं फंडामेंटल राइट के सीन में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जैसे कोई भी कोर्ट दूसरे को प्रोहिबिटेट कर देगा कि नहीं भाई आप ये केस को हो गया रहने दीजिए। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि किस बेस पे आपने अरेस्ट किया है इनको। कोई ऑफिस अपने आप में होल्ड कर रहा है कि नहीं भाई हम फलाने हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप किस बेस पे अपने आप को ये ऑफिस मान रहे हैं, अपने आप को ये पूरा जो है सिस्टम मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिट्स के ऊपर हैं, ये सब जुडिशरी का सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आ जाती है, और जुडिशियल एक्टिविज्म में हम दो चीज़ पे फोकस करेंगे, मतलब दो चीज़ आपको नया तो से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अरे एक तो देखो यार इक्वल सीन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी का क्लास में कई हाल ही सब देख चुके हैं, तो जुडिशरी तो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, एकदम अच्छे से डीप में सब पॉलिटी के क्लास में जो सब तैयारी वारी का होता है वहाँ पर हम लोग अच्छे से देखे ही हैं, तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो भाई बस PIL का बात हो रहा है, जिसको हम लोग SAL भी बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन कह लो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कह लो। अब इसमें क्या सिस्टम है, सब जानता है कि मान लो कोई दिक्कत है, ठीक है, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके यहाँ गाँव देहात में रह रहे हैं, कौनों का करते हैं डिस्टर्ब करके रख दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा सीन है जिसपे समाज कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना, आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के अपना PIL डाल दें कि नहीं भाई फलाने की वजह से जो है हमारे यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो। मान लीजिए अगर गाँव में हम बात करें तो सपोज करिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सबको परेशान कर रहे हैं, कोनो DJ बजा दे रहे हैं, ठीक है, स्पीकर लगाए दाएं 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 बजा रहे हैं, सब परेशान हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं भाई, जन के लिए है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, सभी व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए पब्लिक का सीन है, पीपल का सीन है, तो आप जाइए PIL खट से फाइल कर दीजिए, ठीक है। अब PIL में क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, कोई भी जा करके किसी के बेस पे, ठीक है, जन के हित में आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सुनवाई देखने को मिलेगी। ये सब पहले से ही हम लोग का सिस्टम जो है क्लियर था। अर्ली के कुछ भाई पब्लिक PILs थे, दो चीज़ था, हुस्नैरा जो है खातून वर्सेस बिहार केस, यहाँ पर वही प्रिजनर्स वाला सीन, ठीक है, प्रिजनर्स की कहानी थी कि 1979 का बात था कि जो प्रिजनर्स वगैरह हैं उनका समय जो है बीत गया है, तब पर भी उनको जेल वेल में रखा जा रहा है, तो इसके रिलेटेड यहाँ पर ये था। दूसरा वाला सुनील बत्रा और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ 1980 में, यहाँ पर जेल वगैरह में कुछ बढ़िया सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा था। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से PIL डाला गया था।
अब ये पीआईएल और ये जो सिस्टम है, ताकि आदमी को ऑफर मिल गया है कि नहीं भाई अगर समाज के रिलेटेड है तो कोई भी जाकर के पीआईएल जो है दर्ज करवा सकता है, ये सीन मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो गया यार, है ना, बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया, बहुत ही ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट इसको क्या कहते हैं एकदम शस्त्र माना जाता है एक तरीके से, कि कोई भी हो रहा है समाज के हित में है तो आप जाकर के फाइल कर सकते हैं। आगे तो रोल ऑफ जुडिशरी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। इससे क्या हुआ, जुडिशरी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। बेसिकली न्यायपालिका का यह सिस्टम है, वो सारी चीज़ों पे अपना राय मशवरा, ठीक है, कुल मिलाकर के देखो लाख बदलाव सब करे, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये लोग रखवाले हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जान जाइए सारे नियम कानून का ये लोग रखवाले हैं, कौन, जुडिशरी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी फटाक से देख लेते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो है पूरे सिस्टम पे। अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गुरु, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर ले फटाफट से, तो पूरे जुडिशियल सिस्टम का एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि भाई एक समूह भी जा सकता है कोर्ट में, एक इंडिविजुअल भी जा सकता है कोर्ट में। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, भाई सब समान है, सबका जनता का सिस्टम चलता है। तो अगर यही चीज़ यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म में हमें देखने में मिल रहा है कि कोई ग्रुप हो, कोई अकेला हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, बिना किसी भेदभाव करके भैया जा सकता है कोर्ट में, अपना बात को प्रकट कर सकता है, रख सकता है। ये वाला सिस्टम है। आगे लोगों के अधिकार का सुरक्षा करता है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनकी सुरक्षा, उनके जस्टिस का सुरक्षा और उनको ऊपर उठाने का काम, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो पिछड़ा वर्ग जो है, उन लोगों को एक तरीके से सुरक्षित करना और उन लोगों के मत में बात करना, उन लोगों के हित में बात करना, ठीक है, उन लोग को अपलिफ्ट करने में भी जो है कार्य में यहाँ पर बात आ जाती है, ये मदद करता है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहे, इस चीज़ को चेक करना, मतलब बने रहें ये लोग, इसके लिए भी इसका जो है इस्तेमाल होता है, मदद होता है, काफ़ी एक प्रभाव जो है कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बढ़े तो कोर्ट जो है, जो कैंडिडेट अपना इलेक्शन होता है उससे एक एफिडेविट भी मांगता है, जिसमें कि वो अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने वेजेस के बारे में, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ताकि वोटरों को भी अंदाज़ा लग सके कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रत्याशी हैं, अब पता चला विधायक जी लड़ रहे हैं, है ना। अब लोगों में तो पता है कि अरे विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है यार, लेकिन अब भगवान जाने कि विधायक जी 20 मटर करके बैठे हैं, ठीक है, गुंडई वाले विधायक जी हैं, मतलब समझ जाओ सिस्टम, संपत्ति है, संपत्ति हर एक चीज़ जगह, समझ रहे हैं। और दूसरा कोई बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो लड़ना चाह रहा है, उसको धमका दे रहे हैं क्या उठ ले तो बचवा, समझ रहे हो। तो इस यही वाला जो सिस्टम है कि कोर्ट उनसे कहेगा, जितने भी प्रत्याशी होंगे उनसे कहेगा कि भाई अपना सिस्टम दिखाइए, एफिडेविट दीजिए, क्या है कैसे है, ताकि जो वोटर हैं जो हमारे, वो आपके बारे में क्लियर, आपके बारे में जानकारी ले पाए। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे कि जो पीआईएल है, उससे क्या हो रहा है कि कोर्ट पे, जुडिशरी पे, कोर्ट पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा जो है बर्डन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई लोग कुछ अनावश्यक चीज़ें भी जो है फालतू में बर्डन कर दे रहे हैं। पता चला कोई डिस्टर्ब करने लग रहा है, उस पर पीआईएल डाल दिए। मतलब ऐसे है कि हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम भी है कि किसी भी चीज़ का एक अलग लेवल तक इस्तेमाल आदमी करने लगता है हर एक क्षेत्र से, ठीक है। तो इसके ऊपर बर्डन भी आ जाता है, कोर्ट के ऊपर बर्डन भी आ जाता है काफ़ी हद तरीके से, उतने केसेस जो है जल्दी जल्दी नहीं निपट पाते हैं, इसका भी एक कारण है। आगे बात किया जाए तो कोर्ट फिर उन सिस्टम में घुस जाता है, उन जो कि एग्जीक्यूटिव को जो चीज़ें बिलोंग करती हैं, जो कार्य एग्जीक्यूटिव का है, कोर्ट फिर इस सब के चक्कर में उस सिस्टम में घुस जाता है कि ये उन मैटरों को सॉल्व करने लगता है। कौन से मैटर? जैसे कि भाई साहब एयर और साउंड पॉल्यूशन पे क्या नियम कानून बनाए, चाहे कौन से केस पे क्या इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारी चीज़ों पे जो कार्यपालिका का काम होता है, उस पे भी एक तरीके से जुडिशरी वहाँ पर भी आकर के जो है अपना कार्य को निभाने लगता है, जो कि एक्चुअल में इनका कार्य नहीं है, है ना। इन सब चीज़ों में भी यहाँ पर अपना फैसला जो है इन लोगों का मत में आने लगता है, अब जो कि एग्जैक्टली इनका काम वगैरह नहीं है ना। तो ये सारी सिस्टम में कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव, कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग जुडिशरी और पार्लियामेंट टोटल चीज़ों का चर्चा कर लें तो देखो सिस्टम गुरु क्या है कि भारतीय संविधान, ठीक है, एक ऐसे प्रिंसिपल पे है ना कि जो शक्तियां हैं वो सब में बटी होनी चाहिए,
सब में अलग अलग होनी चाहिए, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गलत कर रहे हैं तो हमको कोई बोलने वाला नहीं हो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको 10 लोग रहेंगे बोलने वाले, ठीक है, अगर हम सही कर रहे हैं तब पर भी बोलने वाले लोग रहेंगे, और कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तब फिर काहे की डेमोक्रेसी, फिर तो डिक्टेटरशिप आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने कि भारत का संविधान जो है शक्तियां तो बांटता ही है और चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है कि जुडिशरी क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, और ये लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। वही संविधान के हिसाब से सारे अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग जो है पार्ट है उनका क्या है, अपना अलग अलग हिस्सा काम का दिया हुआ है कि अरे यार पार्लियामेंट तुम अपना ही काम करो, अरे यार एग्जीक्यूटिव लोग तुम अपना ही काम करो, अरे यार लेजिस्लेचर अपना काम करो, जुडिशरी अपना काम करो। जैसे कि क्या कि पार्लियामेंट का सुप्रीम काम क्या है, नियम बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड वगैरह करना, बनाना। आगे बढ़ा जाए, एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम काम क्या है, उसी नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। जुडिशरी का सुप्रीम काम क्या है कि कोई भी मसला हो गया, ठीक है, कुछ भी कानूनों का जो है रक्षा हो गया, कानून के बारे में कोई डिसीजन लेना हो गया, ठीक है, जैसे कि भाई कोई कानून बन रहा है तो संविधान के हक में होना चाहिए ना, तो ये सब क्या है भाई, लेजिस्लेचर अपना कानून बनाएगा, उनका वो काम है। जुडिशरी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा कि अरे कोनो नियम ना तोड़ दें, ठीक है, सारा सिस्टम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संविधान के दायरे में रख करके, संविधान को कंसिडर करके ही नियम कानून बनाया जा रहा है ना, ये सब कौन देखेगा, आपका जुडिशरी देखेगा। इतना सब सिस्टम अलग अलग होने के बावजूद भी भाई, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का काम अलग अलग होने के बावजूद भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखो क्लियर कट डिवीजन है पावर का, किसमें किसमें, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, लेकिन तब पर भी पार्लियामेंट और जुडिशरी में कन्फ्लिक्ट कभी कभी हमेशा बना रहता है। जैसे कि 2 एग्जांपल, राइट टू प्रॉपर्टी और केशव नंदा भारती केस यहाँ पर हमें दिया गया है। असल में है क्या, इस बात को समझिए कहना क्या चाह रहा है। संविधान के हिसाब से सबके पावर, सबके कार्य क्षेत्र अपना अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी जुडिशरी को और पार्लियामेंट में हमेशा ही कचौधन टाइप का देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, अब जुडिशरी क्या कहता है कि तुम लाख संविधान बनाओ, ठीक है, तुम लाख संविधान को अमेंड करो। भाई साहब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़छाड़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी का केस इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट है कि भाई हमारा जमीन हमसे कौन छीन सकता है, इसको फिर हटा दिया जाता है फंडामेंटल राइट से। क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि मान लो हाईवे बनवाना है, सड़क बनवाना है, देश का विकास करवाना है, अब भैया पता चला उतना दूर से सड़क बिछते आ रही है, रेलवे लाइन बिछते आ रही है, और बीच में कोनो का घर पड़ गया, अब वो कहा कि हम ना हटाई, अब भैया रेलवे लाइन को घुमा के गोल 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 घुमा के ले जाएं तब ना, फिर उसके जगह से हटाए तब ना, ये तो हो गया जबरदस्ती वाला बात, तो इससे भाई डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा। एक कारण ये हो गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटाना पड़ा, तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो गया ना कि फंडामेंटल राइट छिड़ गया, कोर्ट बोलेगा कि नहीं यार ये तो फंडामेंटल राइट है, तो इस पर भी बवाल हुआ। दूसरा केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस का बेसिक सा जो है सारांश क्या है, समरी क्या है कि सिस्टम क्या था कि जो केशव नंदा भारती हैं इनका क्या भाई था सिस्टम कि मतलब पार्लियामेंट के पास वो अधिकार ही नहीं रहना चाहिए, पार्लियामेंट के पास वो पावर ही नहीं रहना चाहिए कि वो किसी संविधान में अमेंड कर दे, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नया कानून पास कर दे। नहीं भाई साहब, इतना समय से इतने अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े नेता परेता जो हैं काम किए हैं, मेहनत से, लगन से, अपने पूरे सोच विचार करके एकदम देश के हित में काम करके संविधान बनाए हैं, तो आजकल के कोई लोगों को ये पावर नहीं रहना चाहिए कि संविधान को अमेंड करे। तो भाई ये क्या किए, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, और वही केस हम देखते हैं केशव नंदा भारती केस, ठीक है। अब क्या हुआ सिस्टम, इनका कहना था कि नहीं भाई कोई अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। आज की जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो संविधान में कुछ बदलाव कर सकती है, संविधान में कुछ चीजें जोड़ सकती है। प्रियम्बल जो कि संविधान का ही भाग है, उसमें भी ये लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये सब केशव नंदा भारती केस का सिस्टम है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या दी कि आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसा ही डिस्प्यूट जुडिशरी और पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। ये बेसिक सा इसमें हो गया। हम साइड हट रहे हैं, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। केशव नंदा भारती केस के बारे में यही है ना। इसमें भी कभी पॉलिटी वाले क्लास में एकदम चौचक डिटेल में एकदम डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो जानिए, कंपटीशन का तैयारी वारी करिएगा तो वहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो एकेडमिक से चलने दीजिए, नोट कर लिया फटाक से ना।
चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात हो गया न्यायपालिका पे, जुडिशरी पे, यही सब जुडिशरी की चर्चा है। और डिटेल में सब कंपटीशन वाले पॉलिटी पे पढ़ा दिए। अब देखिए आप यार, आप लोग 11 में हैं, जाएंगे 12 में, 12 के बाद कोनो ना कोनो इंट्रेंस का तैयारी करवे करेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रेंस जैसा ही कूदिएगा उस पर पांडे क्लासेस परीक्षा वाले पे चले जाइएगा, वहाँ पर पॉलिटी का पूरा क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। लैंग्वेज से लेकर के, रीजनिंग से लेकर के, इंग्लिश से लेकर के, आपका जीके जीएस का जितना पोर्शन हो गया, आपके एनालिटिक्स का जितना पोर्शन हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें उस पर आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रॉपर परीक्षा का सॉल्यूशन उस पर, एकेडमिक्स के इस पे, और ज्ञान की गंगा तो आप जानते ही हैं। तो बस खत्म यहाँ पर हमारा जुडिशरी चैप्टर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।